नमस्कार। सुबह के 7:30 बजे आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और पहली खबर उत्तराखंड में एक बार फिर से गुरुवार को कोरोना का ग्राफ बढ़ चुका है। हम बात कर रहे हैं इन त्योहारी सीजन की, जिसमें 3 हफ्ते बाद कल की बात की जाए तो एक ही दिन में 783 नए मामले आ चुके हैं। एक बार फिर से दहशत का माहौल प्रदेश में। देहरादून में 227, सबसे ज्यादा मामले देहरादून से कल में सामने आए। पौड़ी में 108 मामले सामने आए, जिससे राज्य में कोरोना के कुल केस 66,788 हो चुके हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमण से 1086 लोगों की जान भी जा चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में दोबारा से कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोलते हुए सीएम कहते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना का प्रसार दिल्ली में कोरोना के प्रसार पर पूरी तरह से निर्भर करता है। दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत से लोग रहते हैं और फेस्टिव सीजन में उनका घरों को लौटना कोरोना का संक्रमण बढ़ा सकता है। अगर दिल्ली कंट्रोल में रहेगी तो उत्तराखंड कंट्रोल में रहेगा। उत्तराखंड का स्वास्थ्य, उत्तराखंड में कोविड का प्रसार ये दिल्ली पर निर्भर करता है, क्योंकि उत्तराखंड की दिल्ली से बहुत करीब का रिश्ता है। यानी कि उत्तराखंड के बड़ी तादाद दिल्ली में रहती है। अब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है तो लोग अपने घरों की तरफ आ रहे हैं त्योहार पर, तो उसके कारण यहाँ पर समस्या बढ़ रही है। तो दिल्ली कंट्रोल रहेगी तो उत्तराखंड काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। तो मैंने उनको अवगत कराया, उनका ध्यान दिलाया है दिल्ली की तरफ। तो आप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुन रहे हैं। त्योहारी सीजन चल रहा है, खासकर बात की जाए दीपावली की, जो कि लगभग सर पर ही है। 2 दिन के बाद दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। अलग अलग राज्यों से लोग अपने घर उत्तराखंड आ रहे हैं दीपावली का त्योहार मनाने के लिए। मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुनील नप्रभात की तरफ रुख करते हैं। सुनील नप्रभात, त्रिवेंद्र सिंह रावत का सिर्फ दिल्ली को टारगेट करना, वो भी तब जब उत्तराखंड में तमाम राज्यों से अपने घर में लोग दीपावली मनाने को आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ दिल्ली का नाम लिया है। बात भी सही है कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली का नाम लेके उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को टारगेट करना, कैसे समझे इस बात को? देखिए कंचन, ये क्योंकि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन पीरियड में भी जब सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराया कि जो लोग वापस आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं, तो सबसे ज़्यादा संख्या दिल्ली में रहने वाले लोगों की थी जो उत्तराखंड अपने घरों को लौटना चाहते थे। क्योंकि फेस्टिव सीजन है, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटते हैं, तो मुख्यमंत्री ने यह आशंका जताई है कि चूंकि दिल्ली में कोरोना की लहर तेज हुई है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर फिर प्रभावी हुई है। तो मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि चूंकि इसीलिए कहा गया कि अगर दिल्ली की स्थिति कंट्रोल में रहती है तो इससे बहुत कुछ उत्तराखंड में भी कोरोना का संक्रमण जो है प्रभावित होगा, उस पर असर पड़ेगा। हालांकि उत्तराखंड में कंचन, अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आएगा इसमें कोरोना संक्रमण की संख्या जो रफ्तार है वो तेज हो सकती है। और कल ये देखने को भी मिला कि 4 अक्टूबर के बाद उत्तराखंड में बहुत कम केस आ रहे थे। 500 से भी कम केस प्रतिदिन आ रहे थे, कभी 200 कभी 300 के आसपास ये आंकड़ा था। लेकिन कल हमने देखा कि 783 केस पहली बार 4 अक्टूबर के बाद एक महीने में सामने आए। और इसके पीछे एक ही कारण है कि फेस्टिव सीजन में जो भीड़ बाजारों में उमड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग प्रॉपर। सुनील नप्रभात, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देहरादून से अब एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें दीपावली पर पुलिस का ट्रैफिक प्लान अब सामने आ चुका है। पलटन बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 नवंबर तक ट्रैफिक बंद रहने वाला है। सुबह के 10 बजे से रात के 8 बजे तक बंद रहेगा। कई जगह पर रूट को डाइवर्ट किया गया है। निःशुल्क पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। देहरादून डीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने पलटन बाजार में बिना मास्क और कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर चालान काटना शुरू कर दिया है। इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई बिना मास्क पहने नजर आता है तो जबरन उसका कोविड टेस्ट कराया जाए। लेकिन इस चौकसी के दौरान भी प्रशासन की घोर लापरवाही नजर आ रही है।
स्वास्थ्य विभाग की जो टीम कोविड टेस्ट करने के लिए बैठी थी, उन्होंने खुद ना तो मास्क पहने थे और ना ही पीपीई किट। पुलिस प्रशासन की टीम फेस्टिव सीजन के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था होने का दावा कर रही है। जो लोग भी पलटन बाजार में आ रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी गाड़ी आड़ी तिरछी पार्क की है तो उसके यहाँ पर चालान काट रहे हैं और उसके लिए 2 पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात। इसके अलावा जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है उन लोगों के कोविड टेस्ट करवाए जा रहे हैं। प्रशासन की टीम ने ये कोविड टेस्ट के लिए यहाँ पर टीम बैठाई हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस टीम में जो कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने ना तो पीपीई किट पहना हुआ है, ना खुद उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और वो यहाँ पर कोविड टेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि ये दावा करें कि अभी तक 106 यानी कि सुबह से लेकर देर शाम तक 106 टेस्ट इन लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन कैसे टेस्ट किए गए होंगे या फिर सैंपल जो इन्होंने यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं वो किस तरीके से इन्होंने लिए होंगे, इस पर भी सवाल या निशान यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून समेत उत्तराखंड के 6 शहरों में 2 घंटे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। परमिशन मिल चुकी है। हम बात कर रहे हैं देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर की। यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं कि दीपावली की रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। ग्रीन पटाखे ही जलेंगे। छठ के दिन भी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं और ये आदेश मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किए। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। आतिशबाजी को लेकर एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने सख्त निर्देश दिए हैं। इस बार आतिशबाजी पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। रात के 10 बजे आतिशबाजी पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। एसएसपी ने कहा है कि गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सभी दुकानदार सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब पिथौरागढ़ से एक खबर आ रही है। यहाँ पर 75 लाख की अवैध आतिशबाजी बरामद की है। पटाखे बरामद किए गए हैं 75 लाख के और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में पटाखों की दुकान का बाजार सज जाता है। जिला प्रशासन द्वारा पटाखों की दुकानों के लिए रामलीला मैदान में जगह चिन्हित कर दी गई हैं, जहां पर व्यापारियों ने दुकानें लगाई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तैनात कर रखा है। जगह चिन्हित करने के लिए बता दिया गया है। पटाखों की मार्केट फिक्स जगह पे ही रहेगी। पूर्व में जैसे उत्तरकाशी मेन मार्केट है, मेन सेंटर है, उसमें जो है रमला मैदान जो है उसमें ही पटाखों की मार्केट लगती है और उनका चिन्हीकरण कर दिया गया है। उनकी एक मीटिंग हो रही है और उसके अलावा वहाँ फायर सर्विस की एक गाड़ी और फायर इक्विपमेंट्स के साथ जो है फायर सर्विस की एक यूनिट भी खड़ी रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार हल्द्वानी इन दिनों पूरी तरह से जगमग है। कोरोना के खतरे को देखते हुए नजरअंदाज कर रहे लोग बड़ी संख्या में बाजार में खरीदारी करने को पहुंचे हैं। अब इसके कारण बाजार में अच्छी खासी भीड़ तो देखी जा रही है। लोगों की भीड़ को देखते हुए व्यापारियों को उम्मीद है कि लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की जा सकेगी। फेस्टिव सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी भी बढ़ चुकी है। 2 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध, मावे, मिठाई और फूड आइटम्स से सैंपल इकट्ठा किए हैं। अब तक नैनीताल में 58, उधम सिंह नगर में 55, हरिद्वार में 47, देहरादून में 55, चमोली में 11, टिहरी में 10 सैंपल संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। सबको निर्देशित किया गया है कि जो बाहर से जैसे बॉर्डर वाले एरिया जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, यूपी या अदर स्टेट से जो सामान आ रहा है उसकी जांच की जाए, क्या वो सामान खराब तो नहीं है। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्रत्येक एफएसओ और डीओ को ये निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में जाके दुकानों की चेकिंग करें। तो दीपावली पर मिलावटखोरों की अगर बात की जाए तो वो भी सक्रिय हो जाते हैं, जिसको देखते हुए हल्द्वानी में एसडीएम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। फूड सेफ्टी टीम के साथ ही एसडीएम ने कई मॉल्स और
मिठाई की दुकानों में छापेमारी की और इस दौरान फूड सेफ्टी टीम ने सैंपल भी लिए। साथ ही सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान सजा कर बैठे हुए दुकानदारों को एसडीएम ने फटकारा भी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव थे जीना, दिल्ली में थे एडमिट और कुछ दिन पहले ही जीना की पत्नी का भी निधन हुआ था। बीजेपी के सीनियर विधायक की हम बात कर रहे हैं। जीना अल्मोड़ा के सल्ट से विधायक थे। बेहद दुखद खबर आज प्रदेश वासियों के लिए, पार्टी के लिए, प्रदेश पार्टी के लिए। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया है। इनकी पत्नी भी पॉजिटिव थी और इससे पहले पत्नी भी कोविड पॉजिटिव पाने के बाद उनका निधन हुआ था। और अब ये बड़ी खबर, विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का भी निधन हो गया है। कोविड पॉजिटिव थे और दिल्ली में इनका इलाज चल रहा था, दिल्ली में एडमिट थे। लेकिन आज की ये सबसे दुखद खबर, कुछ दिन पहले ही जीना की पत्नी का भी निधन हुआ था। बीजेपी के सीनियर विधायक जीना अल्मोड़ा के सल्ट से विधायक थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कोविड से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव थे सुरेंद्र सिंह जीना और दिल्ली में एडमिट थे। तो बहुत से विधायक, बहुत से मंत्री कोविड से संक्रमित हुए थे बीते कुछ दिनों में। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की, तो ये तो कोविड पॉजिटिव थे ही, इनकी पत्नी भी कोविड पॉजिटिव थी और कुछ दिन पहले ही इनकी धर्मपत्नी का भी निधन हुआ था। तो परिवार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी संकट की घड़ी। दीवान सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं। सर, ये आज की बेहद दुखद खबर है, सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हो गया है। पार्टी के लिए सबसे दुखद समय, इनकी धर्मपत्नी का कुछ दिन पहले निधन हुआ और अब इनका निधन हो चुका है। सब क्या कहना चाहेंगे आप सुरेंद्र सिंह जीना के बारे में? कोविड पॉजिटिव थे। दुखद घटना है। जिस परिवार में अभी मिसेज गई हैं, अब खुद चले गए, एक होनहार व्यक्तित्व था। हम सब लोगों को दुख है उसका। ठीक है, शुक्रिया आपका दीवान सिंह जी, विधायक हमसे बात कर रहे थे। तो परिवार के लिए इस समय सबसे बड़ी संकट की घड़ी। परिवार में कुछ दिन पहले ही माता जी का निधन हुआ, सुरेंद्र सिंह जीना जी का पत्नी का, और अब सुरेंद्र सिंह जीना जो कि एक अच्छा खासा कद रखते हैं पार्टी के अंदर और अल्मोड़ा के सल्ट से विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना। सीनियर विधायक की लिस्ट में इनका नाम शुमार था। सुरेंद्र सिंह जीना का निधन पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान, पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति और इसे उभर पाना मुश्किल। सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी का भी निधन हुआ था कुछ दिन पहले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की बेहद दुखद खबर प्रदेशवासियों के लिए और प्रदेश से निकल कर आई है। इनका इलाज दिल्ली में चल रहा था, कोविड पॉजिटिव थे। तो ये बड़ी खबर है। पार्टी महकमे में हलचल मच गई होगी इस खबर के बाहर निकलते ही, और अब चौतरफा रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। और बड़ी बात यह है कि उम्र ज्यादा नहीं थी, महज 50 साल इनकी उम्र थी। सोचिए, महज 50 साल की उम्र, अभी एक लंबी पारी निभानी थी पार्टी के अंदर, एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी पार्टी के अंदर, लेकिन समय से पहले सबको छोड़कर जा चुके हैं। कोविड पॉजिटिव थे और इनकी पत्नी भी कोविड पॉजिटिव थी। ये सबसे बड़ी बात है और खासकर परिवार के लिए इस समय एक संकट की घड़ी है। परिवार में मौजूद तमाम लोग इस वक्त सकते में होंगे, क्योंकि सबसे दुखद पल परिवार वासियों के लिए, 2 घर के सदस्यों को खो चुके हैं। सुरेंद्र सिंह जीना एक कदावर कद रखते थे पार्टी के अंदर, सीनियर विधायक की लिस्ट में इनका नाम शुमार था और पार्टी के अंदर काफी चर्चित नाम था सुरेंद्र सिंह जीना का। कुछ दिन पहले ही कोविड पाए गए थे पॉजिटिव और दिल्ली में इलाज इनका चल रहा था, लेकिन जिंदगी और मौत की इस जंग में सुरेंद्र सिंह जीना दम तोड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह जीना का निधन हुआ है। ये आज की, अब की, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रदेश से आ रही है। दुखद समय इस समय, न सिर्फ पार्टी और पूरे परिवार के लिए,
और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात की तरफ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील नप्रभात, ये सबसे बड़ी संकट की घड़ी, सबसे बड़ा दुखद पल ना सिर्फ परिवार और पूरी पार्टी के लिए, सुरेंद्र सिंह जीना का जाना। बिल्कुल कंचन, ये बेहद एक दुखद सूचना है जो अभी अभी जानकारी मिली है। और कुछ ही दिन पहले उनकी पत्नी की भी अचानक डेथ हो गई थी। वो दिल्ली में रहती थी, उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, उनको वहां पर भर्ती किया गया था, तो दूसरे दिन उनकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही सुरेंद्र सिंह जीना भी बीमार चल रहे थे और टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज अचानक उनके निधन की जो सूचना मिली है, इससे पूरे उत्तराखंड में एक हम कह सकते हैं कि शोक की लहर है, लोगों के लिए एक झटका है। क्योंकि जो सुरेंद्र सिंह जीना एक युवा विधायक थे, वो तीसरी बार विधायक थे, 2007 से लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे थे और बेहद हंसमुख और मिलनसार विधायकों में शुमार थे सुरेंद्र सिंह। सुनील नप्रभात, बहुत शॉकिंग रिएक्शंस आएंगे इस खबर पर तमाम राजनीतिक गलियारों की तरफ से, क्योंकि कद्दावर कद रखते थे सुरेंद्र सिंह जीना पार्टी के अंदर और सीनियर विधायक की लिस्ट में इनका नाम शुमार था। लेकिन उम्र की बात की जाए तो बेहद कम उम्र, महज 50 साल की उम्र, और कोरोना से जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में हार गए सुरेंद्र सिंह जीना। डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, क्योंकि 50 साल की उम्र थी, कोविड से लड़ नहीं पाए? देखिए कंचन, ये कह सकते हैं कि परिवार पर और अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक थे, तमाम लोगों पर हम ये कह सकते हैं कि दुखों का पहाड़ टूटा है। उन्होंने अपना एक युवा विधायक खो दिया है। जिस तरह से हमने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी की डेथ हुई थी, तब सुरेंद्र सिंह जीना दिल्ली में ही थे, अचानक ये घटना हुई थी और उसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि उनको एक सदमा भी था और उनकी तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया और तो पता लगा कि सुरेंद्र सिंह जीना कोरोना पॉजिटिव हैं और तब से लगातार उनका वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन स्थिति सीरियस थी और आज अचानक बिल्कुल सुनील, आप ये बात सही कह रहे हैं, सदमे वाली बात, क्योंकि पत्नी का पहले चले जाना, उनकी भी उम्र बहुत कम थी और शायद यही वजह हुई कि नहीं लड़ पाए कोविड से, एक सदमे की वजह से। सुनील नप्रभात, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सुनील से आवाज दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, आवाज मेरी नहीं पहुंच रही उन तक। लेकिन ये बड़ी बात बोली सुनील ने, मेरे सहयोगी ने, कि पत्नी का जाना एक बहुत बड़ा सदमा था। शायद ये बड़ी वजह रही कि इस सदमे की वजह से ही कोविड के साथ लड़ नहीं पाए और दम तोड़ दिया। और देखिए आज की ये बहुत बड़ी खबर, पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, विशेषकर प्रदेश पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा, क्योंकि एक अच्छी खासी पैंठ सुरेंद्र सिंह जीना की अपने विधायक क्षेत्र में भी थी और पार्टी में भी थी। अब आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सुरेंद्र सिंह जीना की। ये बहुत ही दुखद पल है परिवार और पार्टी के लिए। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, सैलरी ना मिलने पर नैनीताल पालिका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पालिका कर्मचारियों ने इस दौरान सरकार और पालिका के खिलाफ नारेबाजी की है। दीपावली से पहले तनख्वाह देने की मांग की है। पालिका कर्मचारियों के बहिष्कार के बाद पूरे शहर में कूड़ा फैला हुआ नजर आया, जो बीमारियां फैलाएगा। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।